नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल में सैकड़ों मीलों तक फैली बर्फ की चादरों से लेकर साउथ में एंटार्क्टिका के बर्फीले इलाकों तक दुनिया में ऊपर से लेकर नीचे तक ठंड का असर दिखता है। ठंड से अनोखी खूबसूरती और जबरदस्त मुश्किलें पैदा होती हैं। इन हैरत अंगेज, लाजवाब पर बहुत ही मुश्किलों से भरे इलाकों में भी कुछ जीव रहते हैं। जो जीव यहाँ रहते हैं वो खुद में अनोखे अडेप्टेशंस के जरिए चालाकी दिखाकर जीना सीखते हैं। यहाँ वही जिंदा रहेगा जो सबसे दमदार, तेज और खतरनाक होगा। यहाँ ताकत, अक्ल और चालाकी के दम पर फैसला होता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मारा जाएगा। क्योंकि बर्फ से ढकी इस बहुत ही हैरतअंगेज दुनिया में सिर्फ सबसे दमदार और सबसे समझदार जीव ही झेल पाते हैं यहाँ का वाइल्ड विंटर। इस दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में रहने वाले जंगली जीवों के लिए सर्दियों के मौसम का वक्त सबसे अनोखा होता है। ये उनके जिंदा रहने की काबिलियत का इम्तिहान होता है, जिसमें उन्हें सारी ताकत और अक्लमंदी लगानी पड़ती है। कामयाब होने के लिए उन्होंने सर्दियों की मुश्किलों के मुताबिक बहुत ही अनोखे बर्ताव और अडेप्टेशंस विकसित कर लिए हैं। कुछ इन मुश्किलों में जीने के लिए बने हैं, तो कुछ इनमें जीने का तरीका ढूंढ लेते हैं। कुछ पहले से चीजें जमा करके तैयारी करते हैं, तो कुछ डक्स को पता होता है कि वो चीजें कहाँ मिलेंगी। एक तरफ ये गाय बैल एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दूसरी तरफ कुछ जानवर अकेले ही रहते हैं। कुछ अपने बड़े शरीर, कुछ ताकत और कुछ तेज सेंसेस से मुश्किलों से लड़ते हैं। लेकिन हर जीव को कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता है। एंटार्क्टिका इस प्लैनेट का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पोल पर 6 महीने रात रहती है और दिन में टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। इस बर्फीले रेगिस्तान में हवा 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पकड़ सकती है। एम्परर पेंगुइन्स की एक कॉलोनी इस मुश्किल मगर खूबसूरत वक्त के लिए तैयार हो रही है। अभी समुद्री बर्फ पर ये उनके लिए सबसे अहम वक्त है। यहाँ ना खाना है, ना सुरक्षा है। ये खुली जगह में रह रहे हैं। इन्हें गर्म रहना होगा। इनके जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। एक मेल चलते वक्त अपने कंधे ऊपर कर लेता है। इस तरह चलकर वो खुद को कुछ हद तक ठंड से बचाता है। इसके चलने का तरीका इसकी सूझबूझ और चालाकी का सबूत है। देखने में ये चाल अजीब लगती है, लेकिन इसमें एनर्जी कम खर्च होती है। शरीर की गर्मी बचाए रखना सबसे जरूरी है। इस तरह एड़ियों पर चलकर आगे बढ़ते हुए ये पेंगुइन्स अपने शरीर को बर्फीली जमीन से कम छूने देते हैं। एक फादर पेंगुइन अपने बच्चे को खुद के पैरों पर अंदर की तरफ बैठाकर उसे गर्म रखता है। लेकिन ये जीव सबसे ज्यादा मिलजुल कर रहने में माहिर होते हैं।
सबसे ऊंचे दर्जे का तालमेल दिखाते हुए ये हडल्स बना लेते हैं। ये झुंड में बारी बारी जगह बदलते हैं और सब ठंड से बचे रहते हैं। बाहर की तरफ के पेंगुइन्स अंदर वालों को महफूज रखते हैं और सबका ख्याल रखने के लिए सब जगह बदलते रहते हैं ताकि हर किसी को अंदर खड़े होने का मौका मिले। इस तरह से इनके शरीर से गर्मी निकलने की रफ्तार 50% तक कम होती है। ये एम्परर पेंगुइन इसी तरह अपने अनोखे तरीके से यहाँ की जबरदस्त ठंड से निपटते हैं। इनका पूरा झुंड जिंदा रहे, इसके लिए इन्होंने आपसी मेलजोल से यहाँ पर जीने का एक बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया है और इस वजह से ये ऐसी जगह पर सबसे ज्यादा कामयाब स्पीशीज में से एक बन गए हैं जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक मौसम देखने को मिलता है। एंटार्क्टिक सर्कल के मुश्किल माहौल से बहुत ही दूर सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियों के मौसम में वहाँ के जानवरों को उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ भी जीने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए। दुनिया के ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया में बर्फ जमने जैसी ठंड पड़ती है, लेकिन इस गर्म इलाके के कुछ हिस्से ठंड में सफेद बर्फ से ढक जाते हैं। जून से अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया का एल्पाइन रीजन बर्फीली दुनिया बन जाता है। माउंट कॉजियोस्को इस देश का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इस वक्त यहाँ पर भारी गर्मी पड़ने के बजाय ज्यादातर वक्त टेम्परेचर 0 से भी 5 डिग्री नीचे ही रहता है। इस वक्त हालात बहुत मुश्किल होते हैं और यहाँ रहना हर जानवर के लिए एक चुनौती है। ये कॉमन वॉम्बैट यहाँ का इकलौता विशाल मार्सुपियल है जो इस बर्फीले पहाड़ी इलाके में जिंदगी जी पाता है, लेकिन ठंड के मौसम में आमतौर पर रात में जागने वाला ये जानवर दिन के वक्त बाहर निकलकर घूमने लगता है और आज ये खाने की तलाश में बाहर आया है। थकान से बचने के लिए ये अपनी मेहनत आधी कर देता है। ये पीछे के पैर आगे के पैरों के बनाए निशानों में रखता है जिससे चलने में कम मेहनत लगती है। इस तरह एनर्जी बचाना जरूरी है क्योंकि सर्दियों में जिंदा रहने के लिए इसे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। वॉम्बैट्स शाकाहारी होते हैं और ज्यादातर घास, छोटे पौधे और उनकी जड़ें खाते हैं। ये दिन में लगभग 10 घंटे खाता रहता है। इसके शरीर के अडेप्टेशंस और खास बर्ताव की वजह से ये यहाँ के मुश्किल हालात को झेल सकता है। इसके तेज धार इंसाइजर्स मजबूत घास को काटकर खाने में काम आते हैं और जब जमीन पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है तब इसके ताकतवर पंजे आसानी से बर्फ को हटाकर खाने तक पहुँचने में मदद करते हैं। और भले ही कभी कभी लगता है कि वॉम्बैट्स को यहाँ पर बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इस वॉम्बैट को ऐसे ठंडे इलाके में जीना आता है। इसके छोटे बैरल जैसे आकार के शरीर में पसीना नहीं आता, इसीलिए वॉम्बैट्स में बाकी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के मुकाबले ठंड में रहने की काबिलियत ज्यादा होती है। जिंदा रहने के लिए ये लंबे वक्त तक जमीन के अंदर बने अपने इस गर्म बिल में रहता है ताकि अगली बार खाना खाने तक एनर्जी बचा सके। जापान की हेल वैली के इलाके में वोल्केनिक फील्ड्स के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और अनोखी गर्म पानी की नहरें मौजूद हैं और यहाँ बहुत ही शांति रहती है। बल्कि देखने में तो हेल वैली
हेवन जैसी ज्यादा दिखाई देती है, खासकर यहाँ रहने वाले इन स्नो मंकीज को। इन मकाक्स को पोल्स के जानवरों की तरह महीनों तक चलने वाली लंबी रात का सामना नहीं करना पड़ता और यहाँ 10 घंटे तक उजाला रहता है, जो खाना ढूंढने के लिए काफी है। लेकिन महीनों तक रहने वाली बर्फीली सर्दियों से निपटने के लिए इन्होंने एक अनोखा तरीका ढूंढा है, जिससे ये खुद को गर्म रख सकते हैं। ये माँ और बेटा जानते हैं कि बाहर घूमने के बजाय इस पानी में रहना बेहतर है। यहाँ मौजूद थर्मल स्प्रिंग्स का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है। वोल्केनिक एक्टिविटी से यहाँ का पानी गर्म होता है और इन स्नो मंकीज के काम आता है। ये दिन में तकरीबन 10 घंटे इन स्प्रिंग्स के पानी में आराम से पड़े रहकर बाल संवारते हैं, खेलते हैं और जैसा कि साइंटिस्ट ने पता किया है, स्ट्रेस से निपटते हैं। इन मकाक्स ने 1960 के दशक से इन स्प्रिंग्स में नहाना शुरू किया है। जब एक बंदर ने इस गर्म पानी में डुबकी लगाकर देखा कि यहाँ नहाने में कितना मजा आता है, अब ये बंदर अक्सर यही काम करते हैं और ये इस बात की जबरदस्त मिसाल है कि जानवरों के सर्दियों से निपटने के तरीके उनके माहौल के मुताबिक लगातार बदलते रहते हैं। होकाइडो से तकरीबन 8000 किलोमीटर ईस्ट की तरफ येलोस्टोन नेशनल पार्क के थर्मल स्प्रिंग्स से भी सर्दियों में इस इलाके में रहने वाले जानवरों को बहुत फायदा होता है। साल के इस वक्त यहाँ ज्यादातर जगहों पर पानी जम गया होता है। वहीं यहाँ के जियोथर्मल स्प्रिंग्स खुले पानी के साधनों की तरह काम करते हैं, जिससे कि ये मैलार्ड डक्स जैसे परिंदे यहाँ पर आकर पानी में से वहाँ उगने वाले पौधों को फिल्टर करके खाते हैं और पेट भरते हैं। लेकिन येलोस्टोन में सिर्फ ये परिंदे ही नहीं हैं जिन्हें अपनी ताकत और एनर्जी बनाए रखने के लिए खाना चाहिए। एक बॉबकैट इस ठंड में अपनी गर्म गुफा से खाने की तलाश में बाहर आ गया है। इस बर्फ से ढकी जमीन पर और ठंडे मौसम में शिकार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इस बॉबकैट ने यहाँ जीना सीख लिया है। सर्दियों के वक्त इनके बाल ज्यादा घने और लंबे हो जाते हैं और इन्हें ठंड से बचाते हैं। लेकिन भले ही ये बाल इन्हें गर्म रखते हैं, लेकिन ज्यादातर कैट्स की तरह बॉब कैट्स भी अपने बालों को गीला होने से बचाते रहते हैं और ठंडे पानी से दूर रहकर ये अपने शरीर के टेम्परेचर को नीचे गिरने से बचाते हैं, जो इस ठंड में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ये अपनी सुनने की जबरदस्त शक्ति से बर्फ के नीचे से आती चूहों की हल्की आवाज भी पहचान लेते हैं। माना जाता है कि बॉबकैट के कान पता कर लेते हैं कि आवाज कहां से आ रही है और इनके पीछे की ताकतवर टांगों की मदद से ये 3.5 मीटर दूर मौजूद शिकार पर सटीक निशाना लगाकर हमला कर लेते हैं। फिर भी हर बार किसी को कामयाबी नहीं मिलती। येलोस्टोन की मैलार्ड डक्स के लिए इन स्प्रिंग्स के ये खुले पानी वाले इलाके ठंड में राहत देने वाले गर्म माइक्रो क्लाइमेट बन गए हैं, जहां इनके झुंड पेट भरने और एक दूसरे से मिलने आते हैं। सर्दियों में शिकारियों की नजर इन पर गड़ी रहती है। बॉबकैट्स सब्र रखना जानते हैं।
ये झुककर बर्फ में से होते हुए एकदम धीरे धीरे चलते हैं और इस ऊबड़ खाबड़ इलाके में शिकार की नजर से छुपे रहते हैं। सही वक्त पर हमला करने पर ही ये कैट शिकार करने में कामयाब होगा। इस बार ये नाकाम रहा, लेकिन ये अपनी तकनीक को सुधारता रहता है। बचपन में इस बॉबकैट ने अपनी माँ को देखकर शिकार पर नजर रखना और उसे पकड़ना और शिकार में काम आने वाली दूसरी चीजें भी सीखी हैं, जैसे सब्र रखने और लगन से कोशिश करते रहने की आदत। डक्स अपने आप में मगन हैं, तो अब बॉबकैट को सोच समझकर हमला करना होगा। सटीक तरीके से झपटकर बॉबकैट शिकार की गर्दन पर हमला करके उसे तुरंत बेहोश कर देता है। ये कामयाब हो गया और इससे तुरंत बॉबकैट के जिंदा रहने के आसार बढ़ गए, कम से कम इन सर्दियों में। आर्कटिक के जानवरों में अपने समाज में उनका दर्जा उनके जिंदा रह पाने में अहम किरदार निभाता है। कम उम्र और कम एक्सपीरियंस वाले जानवरों को बचपन से ही जीने के लिए जरूरी हुनर सीखने पड़ते हैं। ज्यादातर मेल पोलर बेयर्स शिकार करते और सोते हुए अकेले जिंदगी बिताते हैं। लेकिन इन दो यंग पोलर बेयर्स ने दोस्ती कर ली है। भले ही देखकर लगता है कि ये झगड़ रहे हैं, दरअसल ये एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इस तरह खेलकर लड़ने से ताकत और स्टैमिना बढ़ता है। क्योंकि भले ही ये यहाँ सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी हैं, लेकिन इन्हें भी दूसरे पोलर बेयर्स से मुकाबला करना पड़ सकता है। ऐसा मेटिंग सीजन में या साल भर खाना तलाश करते वक्त हो सकता है। खेल खेल में लड़कर ये खुद को उस वक्त के लिए तैयार करते हैं जब इन्हें जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ेगा। लड़ाई खत्म होने के बाद इन्हें अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना होगा और सही तरीके से आराम करना जीने के लिए एक जरूरी हुनर है जो ये बढ़ते वक्त सीखते हैं। इंसानों की तरह ये भी दिन में तकरीबन 8 घंटे सोते हैं। एक यंग मेल बर्फ में एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर आराम से लेट जाता है। ये अपने शरीर को जानबूझकर ठंडी हवा से उल्टी दिशा में मोड़ लेता है। इसके चारों तरफ बर्फ जमा हो रही है, लेकिन इसे ठंड नहीं लग रही, बल्कि ये बर्फ की चादर इसे ठंडी हवा से बचाती है। ये जितनी मोटी होगी, बेयर उतना ही गर्म रहेगा। इसके गद्देदार पंजे तकिए का काम करते हैं और दुनिया का सबसे विशाल बेयर चैन से सो जाता है। पास की एक गुफा से एक बेर और उसके 2 बढ़ते बच्चे बाहर आ रहे हैं। इसे अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करना है, जो अब लगभग 2 साल के हो गए हैं। जल्द ही ये अपने परिवार से अलग हो जाएंगे और इनका अलग इलाका होगा, लेकिन तब तक इनकी माँ इनका ख्याल रखते हुए इन्हें इस इलाके में घूमना और खाना ढूंढना सिखाएगी, ताकि ये कल को बड़े होकर अपने दम पर जीना सीख पाएं और आर्कटिक की सर्दियों में जिंदा रह पाएं। ये धीरे धीरे चलकर इन्हें अपनी एनर्जी बचाकर रखना सिखा रही है। ये इन्हें आगे जाकर आने वाली लड़ाइयों के लिए सेहतमंद बना रही है।
और ज्यादा शरारत करने पर इन्हें डांटती भी है। ये छोटे बच्चे कल को बड़े होकर पूरी शान के साथ इस आर्कटिक इलाके पर राज करेंगे। भले ही नॉर्थ पोल के पास के ज्यादातर इलाकों में सर्दियों में जमीन पर बर्फ जमी रहती है, लेकिन समंदर किनारे टेम्परेचर थोड़ा गर्म और बेहतर रहता है। इसकी वजह है गल्फ स्ट्रीम से यहाँ आने वाला गर्म पानी। साल के इस वक्त समंदर के पानी का एवरेज टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसीलिए आसपास चाहे जैसा माहौल हो, लेकिन ये पानी नहीं जमेगा। और इस जगह के पानी में बहुत सारे परिंदों को राहत मिलती है, जो जिंदा रहने के लिए बहुत ही ठंडे इलाकों से सफर करके यहाँ आते हैं। हेरन्स यूरोप के अंदरूनी इलाकों से निकलकर नॉर्वे के इन गर्म इलाकों में आकर रहने लगते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि यहाँ उन्हें ढेर सारा खाना मिलता है। पर्पल सैंड पाइपर्स भी भारी तादाद में यहाँ आते हैं, जो दूसरे शोर बर्ड्स के मुकाबले सर्दियों में सबसे ज्यादा नॉर्थ में रहने जाते हैं। और जब यहाँ कुछ वक्त के लिए रोशनी रहती है, तब वो जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना खाना खा लेते हैं। ये कॉमन आइड डक्स खुद को आज तक सर्दियों में आर्कटिक इलाके की मुश्किलों में जीने के लायक नहीं बना पाए। इसीलिए सितंबर से नवंबर के दौरान ये 1000 किलोमीटर से भी लंबा सफर करके साउथ की तरफ स्वेलबार्ड के ग्लेशियल आइलैंड्स छोड़कर नॉर्वे के गर्म समुद्री इलाकों में आ जाते हैं। यहाँ आइडर डक्स आराम से रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी हिफाजत करने का कानून है। पिछले कई सालों से पूरे यूरोप में इनकी तादाद घट रही है, जिसकी वजह है इनका शिकार, जहाजों से होने वाली परेशानियां और पोल्यूशन। फिर भी इन मुसाफिरों के मामले में इनके भविष्य और यहाँ रहने वाले इंसानों के इलाकों के बीच बहुत गहरा रिश्ता देखा जाता है। नॉर्थ में जहाँ इनका इलाका है, वहाँ समंदर भी बर्फ से ढका हुआ रहता है और इन्हें खाने की कमी से जूझना पड़ता है। इसीलिए इनका जिंदा रहना इस बात पर निर्भर है कि ये यहाँ आर्कटिक ओशन में कितना ज्यादा खाना खा पाते हैं। ये डक्स माहिर गोताखोर होते हैं और अंदर जाकर स्टारफिश, मोलस्क्स और सी अर्चिन्स ढूंढते हैं। ये पानी में लगभग 20 मीटर तक गोता लगाते हैं, लेकिन इस काम में भी खतरा है। क्योंकि शिकारी जीव जैसे सील्स और सी लायंस अंदर आने पर इनका शिकार कर सकते हैं। समंदर के तल के पास पहुंचते ही ये अपनी चोंच से खाना ढूंढने लगते हैं, जो यहाँ बहुत भारी तादाद में मौजूद है। इसीलिए आइडर डक्स बार बार हर साल यहाँ आते हैं। लेकिन यूरोपियन बैजर्स के इस झुंड को इस ठंड से फर्क नहीं पड़ता। इनका ये बिल या सेट बहुत गर्म रहता है और हर साल ये सर्दियों में यहीं रहते हैं। ये बैजर बाहर आकर देख रहा है कि अभी बाहर का टेम्परेचर कैसा है। सर्दियों के दौरान बैजर्स हाइबरनेट नहीं करते, बल्कि ये टॉपर या डॉर्मेंसी की हालत में रहते हैं, जिसमें से ये कभी भी बाहर आ सकते हैं। उठने के बाद सबसे पहला काम होता है झुंड के टॉयलेट में जाना। बैजर्स साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हैं।
अपने सेट को गंदा होने से बचाना बेहद जरूरी है ताकि ये और इसके साथी सर्दी खत्म होने तक वहां आराम से रह पाएं। टॉयलेट करके वापस जाने के बजाय इस ठंडे मौसम का सामना करते हुए ये बाहर तभी घूमते हैं जब वो बहुत जरूरी हो, जैसे कि जब इन्हें भूख लगी हो। ये तरह तरह का खाना खा सकते हैं और इस आदत की वजह से इन्हें सर्दियों में जिंदा रहने में काफी मदद मिलती है। बैडजर्स कुछ भी खा सकते हैं। ये एक्सपर्ट स्कैवेंजर्स होते हैं और अपने मजबूत दांतों और जबड़ों से बड़ी आसानी से मांस खा लेते हैं और हड्डियों को चबाकर उनके अंदर मौजूद मैरो तक भी पहुंच जाते हैं। अब इसी जंगल में एक और जानवर सर्दियों में जिंदा रहने के लिए एक अलग तरीका अपनाता है। ये रेड स्क्विरल मिलजुल कर रहने वाले बैडजर्स से अलग हमेशा अकेले रहती है। जब भी इनके घोंसले में खाना कम होने लगता है तो उससे बाहर निकल पड़ती है। पूरे पतझड़ के दौरान इस स्क्विरल ने नट्स, मशरूम्स और दूसरी खाने की चीजें जमीन के अंदर गाड़कर छुपाई थीं। ये इस बर्फ के नीचे दबे खाने को भी सूंघ कर ढूंढ लेती है, इसीलिए इसे तुरंत पता चल जाता है कि वो कहाँ है। ये काफी खाना खा सकती है और अपने गाल में बने पाउचेज में खाना संभाल कर रख भी लेती है। ये रेड स्क्विरल हमेशा चलती फिरती रहती है और हर हालात का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहती है। नॉर्दर्न यूरोप में सर्दियों में काफी लंबे वक्त तक जंगल बर्फ से ढके रहते हैं और जंगल के जानवरों ने यहाँ जिंदा रहने के लिए अलग अलग तरीके, अडेप्टेशंस और हुनर अपना लिए हैं, जिनकी वजह से वो गर्मी आने तक यहाँ टिके रहते हैं। पर यहाँ एक चीज ऐसी है जो इन सभी जानवरों को बर्फीली ठंड से बचाती है। वो हैं इस जंगल में पाए जाने वाले विशाल पेड़ पौधे। यहाँ घने और हमेशा हरे भरे रहने वाले पाइन, स्प्रूस और फर के पेड़ यहाँ के जीवों को ठंडी हवाओं से बचाते हैं। इनमें वो जीव छिप भी सकते हैं जो शिकारी जीवों से बचना चाहते हैं और इन पर खाना भी मिलता है। एक जानवर जो लगातार जंगल में खाने की तलाश करता रहता है वो है ये वाइल्ड बोर। इन्हें जहां खाना मिल जाए ये वहीं खाने लगते हैं। ये झुंड बेलारूस के बर्फ से ढके जंगलों के बीच रास्ता बनाते हुए निकल रहे हैं। वाइल्ड बोर दुनिया में स्टोन एज से भी पहले से पाए जाते हैं और पहले ये ऐसी जबरदस्त बर्फीली ठंड के बजाय थोड़े कम मुश्किल हालात वाले इलाकों में रहना पसंद करते थे। लेकिन बोर्स की जीने की ख्वाहिश सर्दियों में सामने आने वाली मुश्किलों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये मुश्किलों का सामना करके जीने में माहिर हैं और अब अटलांटिक के अलावा हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। स्लाविक, नॉर्डिक और कनेडियन बोर्स के झुंड हर साल और ज्यादा नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे हैं।
ये बर्फ को कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं और अपनी लंबी ठूठन से दबा हुआ खाना खोद कर निकालते हैं। लेकिन ये छोटे पौधों को भी उखाड़ देते हैं और जमीन से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को निकालकर नेचुरल इकोसिस्टम को तबाह करते हैं। और न सिर्फ यहाँ के हैबिटेट्स बल्कि स्क्विरल जैसे छोटे जानवरों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। ये बोर्स एकॉर्न्स भी खा जाते हैं, जो स्क्विरल्स का सबसे अहम खाना होता है। और पेड़ों पर रहने वाले जीवों के सर्दियों के खाने को भी नहीं छोड़ते। ये वाइल्ड बोर्स जहां इनका मन करे उस इलाके को अपना बना लेते हैं और वहां चैन से रहने लगते हैं। इस वक्त ये दो जानवर अपने लिए आराम करने की एक जगह बना रहे हैं। अब ये बर्फ और मिट्टी से भरे इस गड्ढे में साथ में चिपक कर पड़े रहेंगे। यहाँ रहकर ये ठंडी हवाओं से और इस मौसम की मुश्किलों से बचे रहेंगे। जब हालात थोड़े सुधर जाएंगे, तब ये बाहर आकर फिर तबाही मचाने लगेंगे, क्योंकि संसाधनों पर कब्जा करने के मुकाबले में वाइल्ड बोर हमेशा जीत का परचम लहराता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में पैसिफिक ओशन से आने वाली नमी भरी हवा और -25 डिग्री सेल्सियस के पहाड़ी टेम्परेचर के मेल की वजह से बर्फीला तूफान आ गया है। पार्क में मौजूद थर्मल स्प्रिंग्स से भाप निकलकर पेड़ों पर जमा होकर बर्फ बन जाती है। यहाँ सर्दियों में जिंदा रहने के लिए एल्क और बाइसन जैसे शाकाहारी जानवरों ने एक जैसा तरीका अपना लिया है। ये यहाँ के नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स के आसपास जमा होकर खुद को गर्म रखते हैं और यहाँ बर्फ नहीं जमी है तो यहाँ आकर खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है जो जिंदा रहने के लिए यहाँ पर आते हैं। विशाल हूफ वाले मैमल्स भेड़ियों का पसंदीदा शिकार हैं। और क्योंकि ऐसे बहुत सारे जानवर इन स्प्रिंग्स के पास आकर जमा हो गए हैं, इसीलिए भूखे भेड़ियों का एक झुंड भी यहाँ पर पहुँच गया है। हाइड्रोथर्मल इलाकों से पैदा होने वाले धुएं की अपनी अलग गंध होती है, जिसकी वजह से भेड़ियों की गंध छिप जाती है। इससे वो शिकार के करीब पहुँच जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। एक बड़े सेहतमंद बाइसन का अकेला भेड़िया कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तब खतरा बन जाते हैं जब झुंड में शिकार करते हैं। सर्दियों के दौरान येलोस्टोन से इन भेड़ियों को डराता है। ये एक थर्मल स्ट्रीम में घुस गया है, जिसमें भेड़िए उतने अच्छे से बैलेंस नहीं बना सकते हैं। अब भेड़िए इसे नहीं मार पाएंगे और उनका ध्यान बटाकर इसने अपने झुंड को भी बचा लिया। लेकिन ये भेड़िए बहुत ही तेज और फुर्तीले हैं, इसलिए झुंड के छोटे और कमजोर जानवर उनसे बच नहीं पाते। अपने शिकार करने के हुनर की मदद से ये इस छोटे एल्क को आसानी से हरा देते हैं। सर्दियों में जीने के लिए भेड़ियों को शिकार करना पड़ता है और एल्क्स को साथ रहना पड़ता है। ये है फिनलैंड, यूरोप का सबसे ज्यादा जंगल वाला देश। जंगल में रोशनी फैली है क्योंकि आर्कटिक सर्कल में दिन ढला नहीं है।
लेकिन यहाँ इस कुदरती खूबसूरती के साथ जबरदस्त खतरे भी मौजूद हैं। इन हिरणों के लिए ये साल का सबसे खतरनाक वक्त है। ये गर्मियों के दौरान जिन घास और मशरूम्स को खाकर पेट भरते थे, वो इस वक्त बर्फ की मोटी चादर के नीचे दब गए हैं। ये पहाड़ों की ढलानों और कॉनिफर स्टैंड्स पर जमा हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ यहीं पर सूरज की रोशनी के बिना भी पेड़ पौधे उग सकते हैं। शाकाहारी होने के नाते ये बहुत सारी ऐसी चीजें खा और पचा सकते हैं जो दूसरे जानवरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जैसे पेड़ों की छाल, लाइकन और मॉस। भले ही इन चीजों से ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन वो इन्हें इस मुश्किल वक्त में जिंदा रखने के लिए काफी हैं। लेकिन आसपास ही शिकारी भी मौजूद हैं। इन ऊंचे इलाकों में ये हिरन खुले में खड़े हैं, इसीलिए हमेशा चौकन्ने रहते हैं। यहाँ शिकारी कहीं भी हो सकते हैं। इन हिरणों का जिंदा रहना अपने आप में किस्मत का खेल बन जाता है। ये अपनी हिफाजत के लिए झुंड बनाकर रहते हैं और देखने और सूंघने की जबरदस्त शक्ति के दम पर हमेशा शिकारी जीवों से बचकर रहते हैं। इन्हें मौसम की मुश्किलों से निपटने के लिए भी मिलकर काम करना पड़ता है। ये एक साथ खड़े होकर अपने विशाल शरीर की मदद से खुद को बहुत ही ठंडी हवाओं से बचाने का इंतजाम करते हैं। बचाव के लिए ऊपर भी कुछ होना जरूरी है, इसीलिए ये पेड़ों के बीच जाकर बैठ जाते हैं, जिनकी डालियां और पत्ते इन्हें लगातार गिरती बर्फ से बचाते हैं। और जब अंधेरा होने लगता है तो ये कम से कम हिलने लगते हैं। इस तरह ये एनर्जी बचाकर गर्म रहते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म धीमा रखते हैं, जिससे इन्हें जल्दी भूख नहीं लगती। इनके ये बर्ताव सोचे समझे हुए तरीके हैं, जिनकी मदद से ये जानवर सर्दियों में जिंदा रह पाते हैं। फिनलैंड के विशाल जंगलों से अलग अलास्का के आर्कटिक टंड्रा में, जहां दूर दूर तक एक भी पेड़ नहीं दिखता, वहीं आर्कटिक फॉक्सेस का साथ रहने वाला एक जोड़ा बर्फ में गुफा बना रहा है। इस तरह काम चलाऊ घर बनाकर ये सर्दियों के दौरान एक बार में लगभग 2 हफ्तों तक यहाँ पर रहकर आराम करेंगे। जब ये गर्म होते हैं तो अपनी धड़कनों की रफ्तार और मेटाबॉलिज्म धीमा कर लेते हैं, जिससे एनर्जी बचती है और फिर इन्हें बार बार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन्हें कभी ना कभी खाना ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मजबूरन इस फॉक्स को अपनी बर्फीली गुफा से निकलने का खतरा उठाना पड़ेगा। इनकी स्पीशीज इस बंजारों जैसी जिंदगी और मिलकर रहने की वजह से ही यहाँ जिंदा रह पाती है। ये फॉक्स इस इलाके को इतने अच्छे से जानता है कि इसे पता है कि यहाँ पर इसने कहाँ खाना छिपाया हुआ है। ये अपने जमा किए खाने में से थोड़ा सा खाता है और बाकी वापस बाद के लिए छुपा देता है।
और यहाँ दूसरी तरफ उसकी साथी अपने घर से थोड़ा दूर निकल गई है। उसे एक लावारिस पड़ी हिरन की लाश की गंध आई और वो खाना मिलने की उम्मीद में यहाँ चली आई। दूसरे जानवर का बचा हुआ शिकार खाना इतनी जबरदस्त ठंड में वाकई बहुत ही अक्लमंदी का काम है। खाना ढूंढने में मेहनत ना करके ये अपने शरीर की गर्मी और एनर्जी बचाती है। किस्मत से इन्हें इनका शिकार करने वाला कोई जीव नहीं मिला और ये दोनों साथी फॉक्स अपनी गुफा में वापस जा रहे हैं। ये मेल और फीमेल दोनों सिकुड़ कर लेट जाते हैं ताकि इन्हें हवा कम लगे और इनके शरीर की गर्मी बची रहे। अपनी मोटी पूंछ को खुद पर लपेटकर ये खुद को गर्म रखते हैं और अगली बार खाने की जरूरत पड़ने तक एनर्जी बचाने का और अच्छा इंतजाम कर लेते हैं। इन दो छोटे फॉक्सेस से लेकर अकेले रहकर शिकार करने वाले जीवों तक, वो सभी जानवर जो पोल्स के पास के इलाके में रहते हैं, उन्होंने यहाँ के बहुत ही मुश्किल और खतरनाक मौसम से निपटने के लिए खुद में कई खूबियाँ पैदा कर ली हैं ताकि वो जिंदा रहें इस वाइल्ड विंटर में।